नमस्कार। आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा कि 2 अक्टूबर को, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 2 अक्टूबर को एक स्ट्रैटेजी बेस्ड लेक्चर लेके आएँगे, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं कि टॉपर कैसे बनना है, टॉपर बनने से लेके स्मार्ट स्ट्रैटेजी को लेके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके कि भैया कैसे करें, सिलेबस कब तक करना है अपना, और पीवाईक्यू कितने करने चाहिए, कैसे करने हैं। बहुत से डाउट होते हैं कि भैया हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, पढ़ तो रहा हूँ लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। तो इन्हीं सब डाउट्स और आपकी समस्याओं को लेके आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो चलिए, जो भी डाउट हैं देखते हैं, और इसका आपको 100% सॉल्यूशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो डाउट्स हैं, जिनके डाउट्स आ रहे हैं उनका 100% सॉल्यूशन भी होगा। आगे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे कि किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आई प्रॉमिस टू यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या होती है आपके कि भाई बनना तो टॉपर है, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है ये सबको पता नहीं होता। कोई करता है, पढ़ता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं करता जैसी हमें करनी चाहिए। तो हमारी बात क्या है, टॉपर स्ट्रैटेजी। एक मिनट, कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, चलिए। ये थी हम लोग टॉपर स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, तो इस पर हम इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये यार फर्स्ट पॉइंट इस पे होगा सिलेबस। तो सिलेबस को करना कैसे है, सिलेबस करते तो सब हैं। अब कोई कहेगा भैया 12th और 10th में हैं तो सिलेबस क्यों नहीं करेंगे, सिलेबस तो हम लोग करते भी हैं, इसमें आप क्या वेस्ट बता देंगे। तो सिलेबस में भी आपको बताऊं कि 2 टाइप होंगे इसके सिलेबस करने के। एक होगा जो 100% वाले होते हैं, और एक होता है जो 30% ही पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं वो, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये क्या पढ़ते हैं, मोस्ट प्लस मोस्ट वांटेड। तो ये तो बेस्ट है। तो इसी में बताऊं कि आपको जिसने भी पहले से मान लो मार्च अप्रैल से सिलेबस को स्टार्ट कर दिया हुआ है तो वो तो इस कैटेगरी में है, और जो अभी से पढ़ रहा होगा या अभी कुछ दिन पहले से स्टार्ट किया होगा, तो अब वो क्या चाह रहा होगा कि कुछ ऐसा पढ़ लूँ जो 100% एग्जाम में आ जाए। यानी कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट के चक्कर में 30% सिलेबस पढ़ रहा होगा, जबकि गलती उसकी है, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करते और बाद में फिर जल्दीबाजी होती है। और बात सही भी है कि अब से जो बच्चा स्टार्ट करेगा तो अब से वो डीपली नहीं पढ़ पाएगा, 100% वाली कैटेगरी में नहीं है। उसे यही करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए मैं भी आपको एक टॉपर्स हैं, टॉपर बनाएंगे सीरीज को जल्दी लॉन्च करूंगा। लेकिन आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिसने वो सीरीज पूरी कर ली, 100% कोई भी क्लास मिस नहीं की, तो आप एग्ज़ाम हॉल से पहले भी जो पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे होंगे, पेपर्स लगाएंगे, अनसॉल्व्ड पेपर्स लगाएंगे, तो उसमें उसका क्या रिजल्ट मिलता है ये आप आकर कमेंट में बाद में बताइएगा। देखिए, सिलेबस तो बहुत है, पढ़ना भी बहुत पड़ता है, लेकिन बेस्ट तो वो है ना कि कम पढ़ें और उसमें काम चल जाए। इसीलिए पढ़ो वही जो एग्जाम में आए।
तो यही स्ट्रेटजी को आगे अपन लोग भी फॉलो करेंगे, डोंट वरी। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो 30% वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सिलेबस में आपको क्या करना है, जो 100% वाले हैं उनको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेस्ट होगा। लेकिन उसमें भी अभी एक बात मैं कैटेगरी बताऊंगा। और 30% वाले यहाँ है कि अब 30% अगर स्कोर की बात करें, अब जो 30% पढ़ रहा है वो चाह रहा है कि 90% प्लस अगर वो चाह रहा है स्कोर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्ट्रगल करेगा, वो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अब से। मान लो पहले आपने नहीं किया, चल गया, लेकिन अब से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात हो गई रिवीजन। तो रिवीजन, अगर खाली रिवीजन की बात करें तो अगर सिलेबस कंप्लीट के बाद तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले रिवीजन करते हैं तो ये आपका मेथड गलत है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस प्लस रिवीजन दोनों एक साथ करने हैं, ये स्ट्रेटजी बेस्ट होगी। मान लो आप कोचिंग में, स्कूल में, कहीं भी पढ़ते हैं, तो सप्ताह में एक दिन का टाइम तो संडे मिलता ही है। तो संडे को आपको क्या करना है कि एक सप्ताह में जो भी पढ़ा है उसका आपको एक दिन बैठ के कुछ नया नहीं पढ़ना, संडे को उसी का रिवीजन करना है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि भैया रिवीजन का मतलब ये होता है कि रिवीजन में 100% पूरा याद होना जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 100% याद नहीं होना, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, एक बार आप रिवीजन करें 100% याद कर लें, ये किसी के बस का नहीं है, ना कोई कर पाया है। तो इसलिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इतना देखना है, इतना उसको एक बार में समझ लेना है कि जब हम अगली बार पढ़ेंगे तो हम आसानी से इसको रिमेंबर कर पाएंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे, इतनी गारंटी है। इस तरीके से रिवीजन किए जाते हैं, नहीं कि आप एक क्वेश्चन को लिए और उसी को रटने में चल दिए, 20-20 बार पढ़ रहे हैं कि इसका तो रिवीजन नहीं हो रहा, पूरा पिछला पूरा छूटा पड़ा है, आप एक क्वेश्चन में लगे हुए हैं। तो ये मेथड गलत है, आपको इस तरीके से नहीं करना। सप्ताह में एक दिन करना है और खाली उसे देखना है, समझना है, अगली बार में आ जाएगा। चलिए आपको तीसरी बात करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो है नोट्स। नोट्स में भी दो टाइप होंगे, ठीक है, एक होगा हैंड रिटन और दूसरा होगा पीडीएफ। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स, यदि आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, स्टार्टिंग से सिलेबस कंप्लीट करते करते बनाते हुए आए हैं, तो ये क्या होगा, ये बेस्ट होगा। हैंड रिटन नोट्स आप जब खुद से लिखते हैं, उसी को समझते हैं, उसी को पढ़ते हैं, तो उसकी बात अलग होती है। पीडीएफ मानता हूँ मजबूरी में, जब आपके पास आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया पहले से, बाद में ही आपने स्टार्ट किया है, तो जो बाद में बेस्ट है ये, लेकिन इसकी अपेक्षा ये बेस्ट नहीं है। क्योंकि पीडीएफ नोट्स में आप बच्चे पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हैं, इस कोचिंग की उस कोचिंग की पीडीएफ, लेकिन उस पीडीएफ को पढ़ कब रहे हैं आप, वो कंसिस्टेंसी नहीं होती जो आपकी अपनी खुद के हैंड रिटन लिखे हुए नोट्स में होती है। तो इसलिए आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हैंड रिटन नोट्स को चुनें, हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होता है। चलिए अगले बात करते हैं। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि भैया पीवाईक्यू का क्या रोल होगा, पीवाईक्यू हमें कितने करने चाहिए। पीवाईक्यू की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि समथिंग 5 साल के पीवाई को करने हैं। पीवाई को करने से क्या होता है, बहुत से लोग कहेंगे भाई थोड़ा ना रिपीट हो जाएगा सेम टू सेम, लेकिन पीवाई क्यू करने से क्या होगा कि आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो उसमें आपको ऐसा, जब पीवाई क्यू आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं तो आपको इस तरीके का अनुभव होगा कि मैं इस चीज़ को पहले भी कर चुका हूं, और 100% गारंटी पीवाई क्यू करने में आपका समथिंग 50 to 60% एग्जाम में आएगा, कोई दो राय नहीं है।
50 से 60% आपको एग्जाम में एज इट इज PYQ से मिलना है। इसलिए आपको बताऊंगा 5 से 6 सालों के PYQ कंटिन्यू करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। PYQ करने में आपकी प्रैक्टिस होती है, आप देखते हैं कि मैं कितना कर पाऊँ। ऐसे PYQ नहीं करना कि आप सॉल्यूशन, इसका जो PYQ क्या है, तो सॉल्यूशन नहीं देखना, नहीं देखना। एग्जाम्पल, आपने एक अनसॉल्व्ड पेपर लिया, अनसॉल्व्ड पेपर को लिया और टाइम 3 घंटे 15 मिनट ये टाइम लिया और सॉल्व किया। तो आपको उसको सॉल्व करने के बाद खुद से इसका क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना है कि मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया, मेरा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, कौन से क्वेश्चंस मुझसे किस चैप्टर के नहीं बने, क्या नहीं मैं कर पा रहा, किस में मेरी ज़्यादा दिक्कत आ रही, किस सब्जेक्ट में मेरी ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर मान लो आपका मैथ्स आपका नहीं बना, तो आपको क्या करना है, इसी को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट मतलब कैसा, पहले आप इसको 1 घंटे पढ़ते थे, अब आप इसको क्या करेंगे, 1.5 कर देंगे। इस तरीके से इसमें आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट वीक होता है उसी से दूर भगते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम देना है। क्या करना है, उस पर ज़्यादा टाइम देना है। जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना ही होगा। और अब बहुत से लोग क्या कहेंगे कि भैया PYQ कब लगाने चाहिए। पहले तो बात करूंगा कि जब आप सिलेबस कर रहे हैं उसके साथ साथ यदि आप टाइम निकाल पा रहे हैं 1 से 2 घंटे का, तो मान लो आपकी कोचिंग में या स्कूल में कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है तो उसके आप PYQ देखिए कि इससे चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया लेकिन इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इस बेस पे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये है कि एक साथ PYQ सीरीज ही लगानी है, मेरे पास टाइम नहीं बचता है, स्कूल होता है, कोचिंग होता है, तो उसके लिए आपको बता दूं कि सिलेबस, पहले आप सिलेबस की बात करें, सिलेबस खत्म कब तक करना है, तो आपको सिलेबस ये खत्म करना है आपको समथिंग नवंबर से दिसंबर में। सिलेबस को ख़त्म कर देना है नवंबर से दिसंबर में। उसके बाद आपका जनवरी फरवरी 2 महीने तो परफेक्ट बचा हुआ है, तो आपको जनवरी में प्लस फरवरी में क्या करना है कि नोट्स रिवीजन, प्लस PYQ कहाँ से करेंगे आप, अनसॉल्व्ड पेपर से। अनसॉल्व्ड पेपर मार्केट में मिल जाती है, आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अनसॉल्व्ड पेपर से आपको करना है। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद आप एग्ज़ाम में देखना क्या रिजल्ट आता है, क्या स्ट्रेटजी होगी, बहुत ही बेस्ट करके आएंगे आप, इतना प्रॉमिस है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे टाइम टेबल के लेके। बहुत से बच्चों का है कि भैया टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टाइम टेबल की बात करूं तो टाइम टेबल, बात तो ये भी ठीक है कि टाइम टेबल भी सही है, लेकिन अगर इससे, एक मिनट, अगर आप इससे भी बेस्ट करें तो एक होता है टाइम टेबल, इसके साथ साथ एक होता है टारगेट टेबल। इसे भी आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्योंकि टाइम टेबल में तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं, 4 दिन 6 दिन 8 दिन दूसरों को देख के पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाते, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो इस वजह से कुछ हो नहीं पाता।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो टाइम टेबल को फॉलो कर ले, जो फॉलो कर ले उसके लिए बेस्ट है पर सब्जेक्ट टाइम मैनेजमेंट। पर सब्जेक्ट टाइम मैनेजमेंट हो, लेकिन जो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए बेस्ट होगा टारगेट टेबल। उसके लिए क्या है, टारगेट टेबल। तो भैया टारगेट टेबल आप पूछेंगे होता कैसा है, टारगेट टेबल में हमको क्या करना पड़ेगा। तो टारगेट टेबल में मान लो आप मॉर्निंग में जितने टाइम सुबह आप जगे, तो आपको एक पेज लेना है, उसमें आपको अपना डेली रूटीन, डेली रूटीन टारगेट तैयार करना है। इस टारगेट में आपका क्या होगा, डेली रूटीन टारगेट आपने जो बनाया उसमें आपको ये लिखना है, मान लो जैसे कि मेरा हिंदी आज ये टॉपिक ख़त्म करना है, मैथ्स आज ये ख़त्म करना है, केमिस्ट्री इसमें आज ये ख़त्म करना है, फिजिक्स में आज ये ख़त्म करना है, इंग्लिश में आज ये ख़त्म करना है। इस तरीके से आपको पूरा एक शेड्यूल तैयार कर लेना है कि आज मैं ये पढ़ूंगा, ये ख़त्म होगा। और जब तक ये टारगेट पूरा नहीं होता तब तक आपको अदर कुछ नहीं करना है कि आप सोचे कि नहीं भैया बाद में कर लूँगा। तो आपको टारगेट को पूरा ही करना है, उसके लिए ये टाइम मायने नहीं रखता। तो ये कहेगा भैया कितने टाइम में हो जाएगा, अब इसको आपको पूरा करने के ऊपर है, फिर चाहे 2 घंटे में हो जाए या 10 घंटे में, इतना तो आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि पढ़ना कितने घंटे है। तो मैं बता दूं, यदि आप 10th 12th में टॉपर बनने के लिए एक बेस्ट प्लानिंग की मांग करेंगे कि सर कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए पढ़ाई को, मिनिमम और मैक्सिमम, तो बता दूं जो टॉपर बनना है जिसको, मिनिमम से मैक्सिमम 6 से 8 घंटे, और जो नॉर्मल 80% वाले हैं तो उनको कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आप देखेंगे कि पर सब्जेक्ट को 45 मिनट का टाइम ही देंगे, उसके बाद भी 45 मिनट का टाइम तो आपने एक सब्जेक्ट में दे दिया, उसके बाद कुछ रिवीजन है, स्कूल का वर्क है, कोचिंग का वर्क है, बहुत कुछ होता है। तो सब मैनेजमेंट में 6 से 8 घंटे आराम से हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम की बात करूं तो जो टॉपर्स बनना चाहते हैं उन्हें एग्ज़ाम टाइम पे नो लिमिट, बात कर रहा हूं अपनी बात बताऊं, नो लिमिट होनी चाहिए। नहीं पता चलता कि कहाँ गए थे, क्या करना है, खाना तक बेटा भूल जाते हैं बच्चे, खाना पीना नहाना धोना ये सब बात की बात होती है। एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ यदि टॉप करना है तो माइंड में एक सेटअप होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। मुझे अपना पहले टारगेट, आप अपने जहाँ पे पढ़ते हैं उसके सामने अपना पहले आप टारगेट अपना लगा लीजिए, उसमें लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों से कि मुझे कितना अचीव करना है। जिसका टारगेट 90 प्लस है वो भी अपना लिखे, 95 प्लस वाले भी लिखें, जिसका टारगेट ही 60% है वो भी अपना लिख ले कि भैया उसी के अनुसार तो मेहनत करनी है। जब आप डेली अपने टारगेट से रूबरू होंगे, देखेंगे कि नहीं भाई मेरा टारगेट तो 95% प्लस का लगा है और मैं मेहनत कर रहा हूँ 2 घंटे, तो एनालिसिस तो करेंगे खुद भी। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई लिमिट नहीं होती पढ़ने में। अभी भी मैं बताऊँ सिलेबस के साथ साथ भी पढ़ने वाले बच्चे बहुत से होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं रखते, वो पढ़ना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें उतना पढ़ना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना मानते हैं, क्या करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अब जो बहुत से लोग कहेंगे कि सर कॉपी कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, ये वो सब है, ये तो आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे, अभी एग्ज़ाम को बहुत टाइम है, अभी तो आपको बहुत कुछ एग्ज़ाम के पहले मिलेगा। तो इसकी आप कोई भी दिक्कत ना लें, आप जुड़ चुके हैं तो आप भरोसा रखिए, वो रिजल्ट बताएगा।
कि कंटेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यदि आपको पॉइंट वाइज बताऊं तो 5 से 6 पॉइंट आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूं, इसमें आप समझना। कंसिस्टेंसी हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो की होती है हमारी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि आज वो 1 घंटे पढ़ रहे हैं, कल वो 2 घंटे पढ़ेंगे, 10 दिन फिर नहीं पढ़ेंगे, कभी वो 10 घंटे भी पढ़ लेंगे किसी को देख के कि अपने दोस्त को देखा कि भैया वो तो पढ़ रहा है 6 घंटे, तो अपना 2-3 दिन आएंगे और 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। कंसंट्रेशन मैं मानता हूँ पर डे, 1 मिनट, पर डे 2 घंटे ही पढ़ें। यदि नहीं हो पा रहा, बहुत जो नहीं कर सकते उसके लिए बात कर रहा हूँ, पर डे 2 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें डेली। यदि आप डेली रूटीन से नहीं पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होगा कि आप सोचें एक दिन मैंने तो आज 10 घंटे पढ़ा, आज टाइम टेबल फॉलो किया, कल 8 घंटे पढ़ा, बस पिछले 10 दिनों तक कुछ नहीं पढ़ा, आगे आने वाले 10 दिन खूब अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद 10 दिन कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का देख रहे हैं आप, इतना लोग नहीं। आप भी जब 10th 12th के एग्ज़ाम देंगे तो टोटल 55 से 60 लाख 65 लाख बच्चे एग्ज़ाम देगा, और उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना कोई छोटी बात नहीं होगी। और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने के बाद जो आपको सम्मान मिलेगा और जो भी सुविधाएं मिलेंगी वो तो आपको एक वीडियो बनाऊंगा आगे, तो उसमें बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदा होगा इसके बाद। बकाया तो आप देखते ही होंगे अपने पास पड़ोस में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, क्या कैसा, उनसे पूछिएगा। आपको मैं भी किसी दिन एक लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा। तो बात क्या हो गई कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो बेटा छोड़ दो कुछ भी अचीव करना। कोई भी काम हो, बिजनेस हो, अपना वर्क हो, स्टडी हो, कुछ भी हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की बात करें। पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ, 5 से 6 पॉइंट, इनको आपको फॉलो करना है। तो टाइम टेबल बनाओ, उस पर टाइम टेबल बनाओ और उस पर क्या रहो, सटीक रहो। जो टाइम टेबल बनाया है उस पर सटीक रहो। ये नहीं कि आपने एक दिन आप 2 घंटे पढ़ लें, 1 मिनट, कभी आपने 2 घंटे पढ़ लिया, कभी टाइम टेबल फॉलो ही नहीं किया, कभी 10 घंटे पढ़ लिया। तो ये सब आपको नहीं करना है। टाइम टेबल बनाना है और उसको प्रॉपर तरीके से इसको क्या करना है, फॉलो करना है। यदि आप, मैंने बताया कि यदि आप टाइम टेबल को नहीं फॉलो कर पा रहे तो आपके लिए एक बेस्ट वे होगा टारगेट टेबल। लेकिन बेटा मेहनत सब में करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप चाहें तो कुछ नहीं होगा। मानता हूँ कोई कम मेहनत करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, तो अब जो इसको फॉलो करेगा तो वो रिजल्ट पाएगा। अप्रैल से मई में रिजल्ट आता है, फिर देखना क्या है टॉपर स्ट्रेटजी और क्या थी हमारी। टॉपर है, टॉपर बनाएंगे सीरीज। एज इट इज क्वेश्चन ना फंसा दिया एग्जाम में, तो आप इस वीडियो में आके दोबारा देखिएगा, बताइएगा हमें कि भैया आपने बोला कुछ और था और एग्जाम में तो कुछ नहीं आया। तो यदि ये स्थिति आती है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन आई प्रॉमिस टू ये स्थिति नहीं आने दूंगा। आप आके कमेंट करेंगे कि भैया जो आपने सीरीज चलाई उसको मैंने पूरा फॉलो किया, और 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 75% सीरीज से आएगा ही आएगा। तो भरोसा बनाए रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक पॉइंट क्या आएगा
कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा फॉलो करें। बहुत से बच्चे क्या है ना कि पढ़ते तो 8-8 10-10 घंटे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 8-10 घंटे 12 घंटे ये मायने नहीं रखता, स्मार्ट अप्रोच मायने रखती है। इसलिए स्मार्ट वर्क में क्या होता है, स्मार्ट अप्रोच। तो स्मार्ट वर्क आपको करना है। स्मार्ट वर्क में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। टाइम की भी बचत होगी। जो काम हार्ड वर्क कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल हैं जो हार्ड वर्क वाले हैं, उनका रिजल्ट आया 70%। स्मार्ट वर्क वाला ये पढ़ता कितना था, 8 घंटे, और ये जो स्मार्ट वर्क वाला है इसका रिजल्ट आया 90% प्लस। पढ़ता कितना था, 5 घंटे। क्या था इसमें डिफरेंस कि वो स्मार्ट वर्क करता था, स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स, नए नए तरीके, और कुछ बहुत सी स्मार्ट अप्रोच होती हैं, टिप्स देती हैं। आगे आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सा कुछ अच्छा सा बताएंगे, और मिलता भी रहेगा इसके बारे में कि स्मार्ट अप्रोच कैसे अपनाना है, क्या करना है। देखिए, एक लेक्चर में तो सब कुछ हो नहीं सकता, धीरे धीरे जुड़ने से आपको इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो आगे आपको बताऊंगा। तो इसलिए आपको बता दूं कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। आप लोग कहेंगे कि भैया हार्ड वर्क से तो सब कुछ मिलता है। नहीं भैया, स्मार्ट वर्क होता क्या है, हार्ड वर्क का कम समय किसी अच्छी डायरेक्शन में अच्छे अप्रोच को इस्तेमाल करना स्मार्ट वर्क कहलाता है। समझ गए। तो हमको स्मार्ट वर्क को चूज करना है। स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। तो चलिए, ये आपका टॉपिक हो गया। अब आगे प्रीवियस ईयर तो मैंने बता ही दिया, PYQ हो गया, अपना वीक पॉइंट पहले मजबूत करना है ये भी बता दिया। तो सबसे बड़ी आज के टाइम पे बात आती है कि भैया सोशल मीडिया कैसे दूर रहें इससे। तो सोशल मीडिया की आपको बात करूं, क्या है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो सोशल मीडिया के सोर्सेस हैं ना, सोशल मीडिया का यूज बहुत अच्छा भी, बहुत खराब भी है। बहुत अच्छा कैसे है, आज के टाइम पे देख रहे हैं सोशल मीडिया में क्या क्या अवेलेबल, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छा, देश दुनिया की जानकारी। तो स्टडी में आप इसे यूज करेंगे, न्यूज़ में यूज करेंगे, और भी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। क्या है, बहुत अच्छा है सोशल मीडिया, बहुत अच्छा। बहुत खराब कैसा है, रील से स्क्रॉल करना। रील से स्क्रॉल कर रहे हैं, पोस्ट, कुछ काम ही नहीं है पोस्ट डालने के अलावा, पोस्ट देखना, पोस्ट ये करना वो करना। ये सबसे बचना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम पे बता दें कि वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो इसलिए सोशल मीडिया का यूज आपको कम से कम, जितना सफिशिएंट हो आपकी पढ़ाई के लिए, आपको जितना जरूरी है, जितना कम से कम कर सके उतना कम से कम करना है। तो इसमें क्या करना है, कम से कम, ठीक है, जितना दूर हो सके उतना दूर होइए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल दूर हो जाए, सोशल मीडिया भी जरूरी है, लेकिन उसका यूजेस अच्छा कीजिए, ठीक है। यूज करने की बात होती है, आपका माइंड सेट क्या है, किस तरीके से आप उसे अपना पास कर पाते हैं, किस तरीके से आप उसमें अपने स्टडी मटेरियल खोज पाते हैं, किस तरीके से आप उसमें रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आपको डिपेंड करता है। जबकि बकाया तो आप जानते ही हैं, इतना तो समझदारी होंगे, 12th 10th वाले हैं। तो आगे की बात करें, सबसे बड़ी चीज क्या होगी, आगे बात करता हूँ, टॉपिक डालूंगा सेल्फ
इम्प्रूवमेंट। एक टॉपिक ये डालिए और एक टॉपिक ये डालिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी स्ट्रेटजी पे। चलिए बात करें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होगा। मान लो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो गलतियां हैं उनका यदि आप एनालिसिस करें, उस पर सुधार लाएं, अपने आप में आप देखें कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, मैंने कितनी सारी गलतियां की हुई हैं, उन सब का सुधार लाने में जो आप स्ट्रेटजी को वो करेंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे कि नहीं भाई जो गलती मुझसे एक बार हो गई अब अगली बार नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने आप में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इम्प्रूवमेंट मिनट आपको क्या करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। जो अपनी गलतियां हैं प्रॉमिस करें आप स्वयं से कि अगली बार नहीं होगी, ये जो गलती हो गई अब अगली बार नहीं होगी, इसलिए आप खुद को इम्प्रूव करें। यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। मान लो आप 1 घंटे पढ़ने वाले बच्चे थे, आपने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि आप 8 घंटे पढ़ने वाले टॉपर्स लिस्ट में आने वाले बच्चे हो गए। तो इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है। यही सब इम्प्रूवमेंट होता है। और जो चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, जो अपनी लाइफ इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा, सुधार नहीं करेगा, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश नहीं करेगा, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत ही जरूरी टॉपिक होगा अपनी लाइफ के लिए। अगली बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम टॉपर बनेंगे। रियल बात बता रहा हूँ। बच्चा सोच रहा है यार मेरी क्लास में राम है, रोहन है, ये है वो है, ये तो बहुत अच्छे वाले पढ़ने वाले बच्चे, मैं तो अपनी क्लास में ही बीट नहीं कर पा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना, यूपी लेवल पे जाना, टॉपर्स लिस्ट में आना, मैं कैसे कर पाऊंगा। उनका ये बहुत बड़ा अपने आप में लो कॉन्फिडेंस कहलाएगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस करना चाहिए कि यदि वो कर रहा है, उसने किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अपने आप को आप एक तरीके देखें तो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, गलतियां क्या है। इसलिए तो इम्प्रूवमेंट की बात की है कि जो आपको गलतियां समझ में आए कि नहीं सही बात है, मैं जब पढ़ता ही नहीं हूं तो टॉपर कैसे बनूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि जब सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करनी है आपको कि मैं करूंगा, ऐसे भी हो मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए आपके जितने भी डाउट्स दूर हुए उसके लिए धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमसे जुड़े और आपसे प्रॉमिस करूंगा कि आप आगे इसी तरह जुड़े रहेंगे। अभी तो ये एक शुरुआत है, आपको एक